देखिए कल इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में बताए थे, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में बताए थे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है ना वो किसके बराबर होता है, पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम के। कि अगर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, ठीक है, उसका कुछ पावर रेटिंग्स होगा, तो उसका पावर रेटिंग्स और उसको जितना ड्यूरेशन के लिए आप उसको आप ऑपरेट किए हैं, उस दोनों का जब आप प्रोडक्ट निकालते हैं तो आपको क्या मिलता है, कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो कंज्यूम किया है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होता है, पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो उससे हमको दो चीज़ ये पता चला था कि जो होता है ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये डिपेंड दो चीज़ पे करता है। पहला कि उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का क्या पावर रेटिंग है, दूसरा कितने टाइम के लिए हम उस डिवाइस को यूज किए, ठीक है। ये दो चीज़ हम देखे थे कल। That the electrical consumed by an electrical appliance is given by product of its power rating and the time for which it is used, and it depends upon power rating of the appliance and the time for which appliance is used। ये चीज़ हमको पता था। तो उसके बाद हम यूनिट के बारे में बात किए थे। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरा, देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जानना क्यों ज़रूरी है ना, क्योंकि इसी से हम कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी और घर में मतलब कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन या फिर घर हो गया या फिर कमर्शियली इंडस्ट्रीज हो गया, कहीं भी हो गया ना, तो कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेरा कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, पर डे पर मंथ के बेसिस में, उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, इस चीज़ के बारे में हमको जानना है, ठीक है। इस चीज़ के बारे में हमको जानना है तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कोई डिवाइस कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसको हम फाइंड आउट करते हैं उस डिवाइस का पावर रेटिंग मल्टीप्लाइड बाय कितने टाइम के लिए उस डिवाइस को हम यूज किए, ठीक है। उस दोनों का हम प्रोडक्ट लेते हैं तो हमको पता चलता है कि वो कितने समय के लिए, मतलब कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो कंज्यूम किया है। तो अगर यूनिट का बात किए तो इसका, अगर हम यूनिट का बात किए तो इसका यूनिट है, आपको बताए थे कि अगर हम पावर को अगर वाट्स में ले रहे हैं, पावर का तो यूनिट वाट्स ही होता है, और अगर टाइम को अगर हम आवर्स में ले रहे हैं, ठीक है, पावर को किस में ले रहे हैं, वाट्स में ले रहे हैं, और टाइम को किस में ले रहे हैं, आवर्स में ले रहे हैं। जनरली अगर हम कमर्शियली बात करें ना तो कमर्शियली टाइम को किस में लिया जाता है, आवर्स में ही लिया जाता है, ठीक है। आवर्स में इसीलिए लिया जाता है क्योंकि हम मिनट मिनट में कैलकुलेट नहीं करते हैं, कैलकुलेट करते हैं हम या तो 1 डे के लिए, 1 मंथ के लिए, ऐसे लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन का कैलकुलेशन करते हैं। इसी वजह से जनरली जो टाइम्स को लिया जाता है, जो टाइम को लिया जाता है वो आवर्स में लिया जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरल यूनिट क्या हो गया, या तो हम इसको वॉट आवर बोलते हैं, ठीक है। एक तो हो गया वॉट आवर, पावर का अगर हम वॉट्स में लेते हैं तो इसको हम बोलेंगे वॉट, टाइम को अगर आवर में लेते हैं तो हो गया आवर, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट क्या हो गया, वॉट आवर। If we take power in watts and time in hours, the unit of electrical energy becomes watt hour, ठीक है। क्या हो जाता है ये वाट आवर, यहीं से डेफिनेशन आ जाता है 1 वाट आवर का। जिस तरह हम 1 वाट का वहाँ डेफिनेशन दिए थे, उसी तरह यहाँ पे डेफिनेशन आ जाता है 1 वाट आवर का। अब ध्यान दीजिए, जो 1 वाट होता है ना, वाट होता है आपका पावर, ठीक है, वो होता है रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन। वॉट क्या होता है, रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन, कि कोई डिवाइस किस रेट से इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कर रहा है। बट जो वॉट आवर होता है ना, जो वॉट आवर होता है, ये आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, ठीक है। ये रेट नहीं होता, ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, कि वो कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम किया। एग्जाम में अगर आपको 1 वाट और 1 वाट आवर का अगर डेफिनेशन पूछे ना, अगर पूछे कि 1 वाट को कैसे डिफाइन करेंगे बताओ, और 1 वाट आवर को कैसे डिफाइन करेंगे, तो आपको ध्यान ये रखना है कि वाट मेरा पावर होता है। पावर कहने का मतलब इट इज द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन का रेट को बताता है, ठीक है, पर यूनिट टाइम में कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो कंज्यूम हो रहा है। बट जो वाट आवर होता है ना, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बताता है कि कोई डिवाइस ना कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो वहां पे वाट आवर 1 वाट का हम डेफिनेशन देखे थे कि 1 वाट इज डिफाइंड, अगर कोई जो मेरा डिवाइस है ना, अगर वो 1 जूल पर सेकंड के रेट से अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजम्पशन कर रहा है, तो हम बोलते हैं वो कितना उसका पावर है, उसको बोलते हैं 1 वाट पावर है, ठीक है। उसका पावर कंजम्पशन कितना है, 1 वाट। उसी तरह अगर हम 1 वाट आवर का अगर हम डिफाइन करें तो कैसे बोलेंगे कि अगर कोई इलेक्ट्रिकल एप्लायंस है, ठीक है, जिसका रेटिंग क्या है, पावर रेटिंग कितना है, 1 वाट। अगर कोई 1 वाट पावर रेटिंग का मेरे पास कोई एप्लायंस है, उसको अगर हम 1 आवर के लिए यूज करते हैं, ठीक है, उसको ऑपरेट करते हैं 1 आवर के लिए, तो जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन होगा ना, उसको हम बोलेंगे 1 वाट आवर, ठीक है। ठीक है, मेरे पास कोई एप्लियंस है, ठीक है, 1 वाट पावर रेटिंग से कोई एप्लियंस है, उसको हम अगर 1 आवर के लिए अगर हम यूज करते हैं, तो वो 1 वाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजम्पशन करेगा, ठीक है। ये हुआ 1 वाट आवर का डेफिनेशन।
ठीक है, 1 watt-hour इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑफ 1 watt पावर इज यूज्ड फॉर 1 hour। ये चीज क्लियर हो गया 1 watt-hour का डेफिनेशन? यस नो बोलिएगा कोई। यस भैया। हाँ, अब नेक्स्ट आ जाते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, अब देखिए हमको पता है कि जो भी वर्क डन हुआ या एनर्जी हुआ उसका एक यूनिट तो हमको पता है जूल्स होता है। ठीक है, सबको पता है जितना तरह का एनर्जी होता है या फिर जितना तरह का वर्क होता है सबका आपका यूनिट क्या होता है, जूल्स होता है। तो फिर अगर जूल्स होता है तो हमको किलो वाट आवर का जरूरत क्यों पड़ा? ठीक है, हम किलो वाट आवर हम क्यों बोलते हैं, डायरेक्ट बोलो ना कि इतना जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजप्शन हुआ। इसके ऊपर में भी बोले या ऊपर में भी हम बोल रहे हैं पावर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट क्या बोल रहे हैं, वाट आवर। ठीक है, तो वाट आवर बोलने का हमको क्या क्या जरूरत है, हम इसको जूल्स बोल देते हैं। तो देखिए जूल्स क्यों नहीं बोलते हैं, तो जूल्स कहने का मतलब होता है एनर्जी, मतलब क्या होता है आपका देखिए जूल्स नहीं बोलते हैं, वॉट आवर कमर्शियली हम क्या करते हैं ना, वॉट आवर यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं ना, क्योंकि जो एप्लियंस होता है ना हमको वो इजी होता है। ठीक है, वो इजी होता है। क्यों इजी होता है कि अगर कोई बोले, अगर आपके पास दिया है एक डिवाइस है जो इतना किलोवाट का, उसका इतना आवर तक यूज किए हैं, आपको पूछेगा ये कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम किया, तो आपके लिए ये आसानी होगा, किलोवाट आवर में बताना आसानी होगा एज कम्पेयर टू जूल्स में बताना। ठीक है, एज कम्पेयर टू जूल्स में बताना, जूल्स आपका ऐसा यूनिट हो जाता है। ठीक है, जूल्स क्या हो जाता है, ऐसा यूनिट। बट किलोवाट आवर आपका ऐसा यूनिट नहीं है। ठीक है, ऐसा यूनिट नहीं है। क्यों ऐसा यूनिट नहीं है? क्योंकि ना तो किलोवाट पावर का ऐसा यूनिट होता है, ना ही आवर टाइम का ऐसा यूनिट होता है। तो ये क्या है, ऐसा यूनिट नहीं है, ये कमर्शियल यूनिट है। कमर्शियली जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन को जब हम कैलकुलेट करते हैं ना, तो उसको हम इन टर्म्स ऑफ किलोवाट आवर में ही हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे घर का जो बिजली का जो बिल उठता है ना, जो बोलते हैं ना 1 यूनिट बिजली बिल उठा है, तो उस 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ बोल रहे हैं, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज 1 किलोवाट आवर, दैट इज 1 किलोवाट आवर। So the SI unit of electrical energy is joule, and we know that 1 joule is the amount of electrical energy consumed when an appliance of 1 watt power is used for 1 second। देखिए यही बात हो जाता है कि हम जूल्स में क्यों नहीं कैलकुलेट करते हैं। तो जूल का मतलब क्या होता है, एक जूल का मतलब ये होता है कि अगर कोई 1 वाट पावर का अगर मेरे पास कोई एप्लायंस है, उसको हम अगर 1 सेकंड के लिए यूज करते हैं ना, तो जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो कंज्यूम करता है वो होता है उसका 1 जूल। ठीक है, वो क्या हो जाता है मेरा 1 जूल। Actually, joule represents a very small quantity of energy, and therefore it is inconvenient to use where a large quantity of energy is involved. So, for commercial purposes, we use a bigger unit of electrical energy, which is called kilowatt hour. तो उससे क्या हो गया कि हमको पता ये चलता है कि जूल जो होता है ना, वो बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। हम क्या बोल रहे हैं कि 1 वाट पावर का कोई अप्लायंस है जिसको हम 1 सेकंड के लिए यूज करते हैं, तो जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है उसको 1 जूल बोल देते हैं हम। ठीक है, अब 1 सेकंड हुआ, 1 वाट हुआ, ये सब 1 जूल को अगर आप देखने जाइएगा तो ये आपका बहुत स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी हो जाता है। तो कमर्शियल पर्पसेस के लिए ना, कमर्शियल पर्पसेस के लिए हमको ये इतना, इससे मेरा काम नहीं चलेगा जूल से। इसी वजह से हम क्या करते हैं, मेरा नया लाया गया टर्म्स को किलोवाट आवर को लाया गया, जो कि एक बिगर यूनिट है। ठीक है, वो क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक बिगर यूनिट है जिसको आप कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब 1 किलोवाट आवर होता क्या है, 1 किलोवाट आवर को हम डिफाइन कैसे करेंगे? सिंपल है, इजी है। जैसे हम 1 वाट आवर को डिफाइन किए ना, वैसे ही हम 1 किलोवाट आवर का डिफाइन करेंगे। जैसे 1 वाट आवर का डिफाइन किए, सेम वैसे ही 1 किलोवाट आवर को डिफाइन करेंगे। सो 1 किलोवाट आवर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिकल एप्लायंस हैविंग अ पावर रेटिंग ऑफ 1 किलोवाट इज यूज्ड फॉर 1 आवर। ठीक है, वहां पे कैसा था, 1 वाट आवर में डिफाइन किए थे कि अगर मेरे पास कोई इलेक्ट्रिकल एप्लायंस है, ठीक है, जिसका पावर रेटिंग 1 वाट है, उसको आप 1 आवर के लिए यूज कीजिएगा, तो जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगा वो होगा 1 वाट आवर। Similarly, for 1 kilowatt hour, if we have an appliance having a power rating of 1 kilowatt and it is used for 1 hour, ठीक है, and it is used for 1 hour, then the electrical energy consumed is 1 kilowatt hour. अगर मेरे पास कोई इलेक्ट्रिकल एप्लायंस है 1 किलोवाट पावर रेटिंग का, उसको अगर हम 1 आवर के लिए यूज करते हैं, तो जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा वो कितना होगा, उसका 1 किलोवाट आवर होगा।
1 kilowatt hour is the amount of electrical energy consumed when an electrical appliance having a power rating of 1 kilowatt is used for 1 hour. तो इसका मतलब देखिए नीचे में लिखा हुआ है, सिंस अ किलोवाट मीन्स 1000 वाट्स, so we can also say that 1 kilowatt is the amount of electrical energy consumed when an electrical appliance of 1000 watts is used for 1 hour. बस वही चीज़ है, वो आप 1 किलोवाट की जगह आप 1000 वाट्स भी बोल सकते हैं. In other words, 1 kilowatt hour is the energy dissipated by a current at the rate of 1000 watts for 1 hour. For this discussion, we conclude that the commercial unit of energy is 1 kilowatt hour. एक और डिफाइन टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं कि 1 किलोवाट आवर क्या है. इट इज़ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेटेड बाय ए करंट एट द रेट ऑफ 1000 वाट्स फॉर 1 आवर. ठीक है, जो करंट होता है वो क्या करता है, वर्क डन करता है ना. तो करंट क्या करता है, एनर्जी डिसिपेट वही करता है. तो हम इसको इस इन टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो 1 किलोवाट आवर होता है ना, इट इज़ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेटेड बाय द करंट. ठीक है, किस रेट में, एट द रेट ऑफ 1000 वाट्स फॉर 1 आवर. कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होता है मेरा 1 किलोवाट आवर. इसका डेफिनेशन को ध्यान में रखिएगा. ठीक है, कि जो 1 किलोवाट आवर का डेफिनेशन बोल रहे हैं ना, ये क्या होता है, इसका डेफिनेशन को ध्यान में रखिएगा. क्यों? क्योंकि आगे जब कैलकुलेशंस करेंगे ना हम एप्लियंस का, जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना कंज्यूम हुआ उसका कैलकुलेशन करेंगे, तो उसमें इस डेफिनेशन को ही हमको यूज करना है. अगर ये डेफिनेशन आपको ध्यान में नहीं होगा तो आप यूज नहीं कर पाइएगा. ठीक है, अब एक रिलेशन, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन मिलता है हमको किसके बीच में, किलोवाट आवर और जूल्स के बीच में. ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट हमको रिलेशन मिलता है किसके बीच में, किलोवाट आवर और जूल्स के बीच में. तो क्या रिलेशन मिलता है, तो आप ध्यान दीजिए क्या रिलेशन मिलता है. चलिए हम बताते हैं वहाँ पे, यहाँ बताते हैं. सिर्फ सुमन है, अंजलि नहीं है, आ गए. कुछ इशू हो रहा है क्या अंजलि, वॉइस या स्क्रीन इशू हो रहा है क्या? हाँ, फिगर कुछ नहीं आ रहा था, नहीं स्क्रीन कुछ भी नहीं आ रहा था. नहीं, मतलब थोड़ी देर तक दिखा, फिर अभी तुरंत फिर चला गया था. वो चला गया था, अच्छा ठीक. इस तरह दिक्कत होगा तो बताइएगा हमको. अब स्क्रीन दिख रहा है ना, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है. हाँ भैया. अच्छा ठीक. एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन हमको मिलता है किसके बीच में, किलोवाट आवर और जूल्स के बीच में. तो देखिए इसमें क्या है रिलेशन में, और इसका रिलेशन जो आएगा ना, या तो आप फॉर्मूला को याद रखिए या फिर देखिए हम कैसे डिराइव कर रहे हैं, उस रिलेशन तक पहुंच रहे हैं आप उसको याद रखिए. ठीक है, जैसे याद रख सकते हैं वैसे याद रखिए. तो हम लिखते हैं 1 किलोवाट आवर. ठीक है, क्या लिखते हैं, 1 किलोवाट आवर. तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, देखिए अब आपको पता है जो वॉट्स होता है ना, जो वॉट होता है इसका मतलब कितना होता है, जूल पर सेकेंड. ये चीज़ होता है. ठीक है ना, वॉट का मतलब कितना होता है, जूल पर सेकेंड. इसको हम लिख सकते हैं 1000 वॉट पर आवर. ये चीज़ हम लिख सकते हैं. फिर हम इसको लिख सकते हैं 1000 जूल पर सेकेंड आवर. ये चीज़ हम लिख सकते हैं. और सॉरी 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 ये ऐसे होगा, ये आवर होगा. इसका मतलब ये कितना हो गया, 1000 वाट मतलब 1000 जूल
पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय आवर को हम कितना लिख सकते हैं 60 सेकेंड्स 60 सेकेंड की 60 इंटू 60 सेकेंड 60 इंटू 60 into 60 सेकेंड्स लिख सकते हैं हम आवर को। अब देखिए क्या हुआ, मेरा ये सेकेंड और सेकेंड हो गया कैंसिल आउट, हमको क्या मिला 60 इंटू 60 3600 मल्टीप्लाइड बाय 1000 इतना जूल्स। और अगर हम देखें तो 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू कितना हो गया 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। ये वो मेरा रिलेशन ऐसा है ना, ये 3600 इंटू 1000 है ना, तो इसको आप लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। जब आप प्रॉब्लम्स वगैरह बनाइएगा ना, जब प्रॉब्लम्स वगैरह बनाइएगा तो ये रिलेशन मेरा काम आता है, ठीक है। 1 किलोवाट आवर को जूल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। क्लियर yes, yes, yes. चलिए अब एक दो प्रॉब्लम करवा देते हैं पावर से रिलेटेड। तो दूसरा चीज आ गया, एक सेकंड। एक सेकंड रुकिए, देख रहे कहाँ पर है प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है, हम यहीं पे प्रॉब्लम देते हैं एक, देखिए उसको। अगर हम बोलते हैं, ठीक है, बुक का ही क्वेश्चन है, अ रेडियो सेट ऑफ 60 वाट्स रन्स फॉर 50 आवर्स, हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड। ठीक है, एक रेडियो सेट है, उसका पावर रेटिंग्स कितना है, वो आपका 60 वाट का है। उसको अगर आप 50 आवर के लिए आप चलाते हैं, रन करते हैं, तो कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो कंज्यूम करता है। क्या है, एक रेडियो सेट है, क्वेश्चन बोल रहे हैं हम कि एक रेडियो सेट है, इसका पावर रेटिंग कितना है, ये 60 वाट का है। इसको आप क्या किए, रन किए, रन्स फॉर 50 आवर्स। फिफ्टी आवर्स के लिए इसको आप रन किए। आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड, हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड, एनर्जी इज कंज्यूम्ड, हमको ये बता दो। तो सीधा है, कुछ नहीं करना, हमको पता है। क्या पता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है ना, अगर हम आंसर का बात करें तो हमको पता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है किसी भी एप्लियंस के लिए, वो किसके बराबर होता है, पावर रेटिंग, कितना उसका पावर रेटिंग है, मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ठीक है, कितना टाइम के लिए उसको यूज किया गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पावर रेटिंग इसका कितना है 60 वाट, कितना समय के लिए यूज किया गया 50 आवर्स के लिए,
ये हो गया इतना वाट आवर, या फिर आप बोलिए कितना, 6×5 = 30, 3000 वाट आवर, या फिर आप इसको 3 किलोवाट आवर बोल सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल होता है, इस तरह इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालने के लिए बोलेगा। जैसे एक और क्वेश्चन है आपका, एक और क्वेश्चन है, a current of 4 ampere flows through a 12-volt car headlight bulb for 10 minutes, how much energy transfer occurs during this time? देखिए इसमें अब क्या किया, इसमें अब डायरेक्ट आपको पावर नहीं गिवन है। देखिए हम क्वेश्चन पहले लिख देते हैं, क्वेश्चन क्या है। क्या है कि करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ 12-वोल्ट कार हेडलाइट बल्ब, कितने देर के लिए, फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट के लिए। आपको पूछेंगे कितना एनर्जी वो डिसिपेट किया, हाउ मच एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस, हाउ मच एनर्जी ट्रांसफर अकर्स। ये मेरा क्वेश्चन हो गया कि कोई एक कार का हेडलाइट बल्ब है, ठीक है, कार के हेडलाइट बल्ब में अगर 4 एम्पियर ऑफ करंट का फ्लो हुआ, ठीक है, उसका पावर रेटिंग, उसका वोल्टेज रेटिंग कितना है, 12 वोल्ट्स, 10 मिनट्स के लिए अगर करंट फ्लो हुआ तो कितना एनर्जी ट्रांसफर हुआ। मतलब अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लोज थ्रू ए 12 वोल्ट कार हेडलाइट बल्ब फॉर 10 मिनट्स, हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर अकर्स। तो इसमें हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला हमको पता है कितना होता है, पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो यार टाइम तो हमको गिवन है कि 10 मिनट के लिए यूज हुआ, हमको गिवन क्या नहीं है, हमको पावर नहीं गिवन है कि इसका पावर रेटिंग कितना है, हमको वो नहीं पता है। इससे गिवन क्या है, सिर्फ वोल्टेज रेटिंग गिवन है और कितना अमाउंट ऑफ करंट इससे पास कर रहा है, हमको वो गिवन है। तो सबसे पहले काम हम क्या करेंगे, इसका पहले पावर रेटिंग को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम पावर रेटिंग को फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्वेश्चन? हाँ ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले पावर रेटिंग को कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम उस हेडलाइट बल्ब का, अगर हम पावर का बात कर रहे हैं, तो पावर इक्वल्स टू हमको पता है, होता है V इंटू आई। कितना वोल्टेज रेटिंग है मल्टीप्लाइड बाय उससे कितना अमाउंट ऑफ करंट का पास कर रहा है वो। इसका वोल्टेज कितना है, 12 वोल्ट, करंट कितना है, 4 एम्पियर। वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट, करंट कितना है मेरा 4 एम्पियर। ये कितना हो जाएगा, इतना वाट। इसका पावर कितना मिला, 12 4 जा 48 वाट। ठीक है, तो पावर रेटिंग हमको मिल गया। अब हमको टाइम पता है, टाइम फॉर विच इट इज यूज्ड, वो हमको गिवन है टी। कितना गिवन है हमको, 10 मिनट्स। कितना गिवन है हमको, 10 मिनट्स। तो इस मिनट को क्या करेंगे हम, आवर में कन्वर्ट करेंगे। इस मिनट को क्या करेंगे, आवर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट हम क्या जानते हैं, वॉट आवर होता है। तो उसको क्या करेंगे, हम आवर में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे आवर में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा ये 10/60 आवर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमको पावर मिल गया, कितना टाइम के लिए ये यूज हुआ हमको वो मिल गया, तो हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन भी हम निकाल देंगे। ठीक है, कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन वो, ये भी हम फाइंड आउट कर देंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम किया,
कैसे फाइंड आउट करेंगे? P मल्टीप्लाइड बाई T। P कितना है मेरा? 48 वाट। T कितना है मेरा? 10/60 आवर्स। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन कितना हुआ? इतना वाट आवर। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए, आप इसको सॉल्व कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए। ये हो गया कैंसिल आउट, ये हो जाएगा कितना? 6 8 जा 48। तो आपको कितना मिला? 8 वाट आवर। कितना मिला आपको? 8 वाट आवर। हो गया आपका आंसर। आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। देखिए ये सब सिंपल क्वेश्चंस है, ठीक है, ये सब ज्यादा बड़ा क्वेश्चंस नहीं है। इसमें हो सकता है, देखिए इसमें आपको क्या किया था, इसमें आपको वोल्टेज और करंट दे दिया था। हो सकता है कहीं पे आपको करंट और रेजिस्टेंस दे दे, कहीं पे आपको वोल्टेज और रेजिस्टेंस दे दे। ठीक है, तो उससे आप क्या करना है, उससे आपको पावर को फाइंड आउट करना है। पावर निकल जाएगा तो आपको टाइम गिवन रहेगा, कितना टाइम के लिए है। ठीक है, तो टाइम से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन निकल जाएगा। पावर का जो वो तीनों फॉर्मूला था ना, P इज इक्वल्स टू वी इंटू वाई, और P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर, और P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर, ये जो तीनों फार्मूला था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है। ठीक है, जितना भी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अगर बनाइएगा ना, तो ये तीनों फार्मूला बहुत सब जल्दी जल्दी यूज होगा। ठीक है, ये बहुत जल्दी यूज होगा ये फार्मूला, तो इस तीनों फार्मूला को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए एक और हम क्वेश्चन करा देते हैं, या फिर एक चीज़ आप पढ़ा देते हैं उसके बाद हम क्वेश्चन कराएंगे। एक चीज़ हम पढ़ा देते हैं क्या, कि हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। ये वाला क्वेश्चन समझ में आया ना? इसमें तो कुछ था ही नहीं समझाने लायक, तो क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। अच्छा ठीक। फिर से नहीं आ रहा। मेरा वॉइस नहीं आ रहा अंजलि? बहुत इशू कर रहा है आज, रहने देगा या नहीं देगा हमको। हेलो अंजलि, नहीं आ रहा है मेरा वॉइस ना। एक सेकंड फिर रुकिए। स्क्रीन दिख रहा है? अंजलि स्क्रीन दिख रहा है मेरा? यस भैया। अच्छा ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक नहीं वो छोटा सा बस कॉन्सेप्ट है। आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम होता है ना, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, जो घर में जो मीटर लगा हुआ रहता है। ठीक है, बिजली बिल कैसे हम जोड़ते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई बोले ना कि घर में बिजली बिल कैलकुलेट करो, तो हम उसको कैसे जोड़ते हैं, कि महीना में मेरा कितना बिल आएगा, अगर आपको बोले कि जोड़ के बताओ। ठीक है, महीना में कितना बिल आएगा आपको सब बता दिया गया, कि घर में देखो इतना वॉट का इतना बल्ब लगा हुआ है, जो फैन है इसका भी पावर रेटिंग बता दिया गया है। ठीक है, जो कॉस्ट है इलेक्ट्रिसिटी का पर यूनिट कितना कॉस्ट लगता है आपके एरिया में, आपको वो बता दिया गया है। और आपको क्या बता दिया गया है, मतलब आपको कैलकुलेट क्या करना है इसमें। पहले तो कैलकुलेट करना है कि अगर पर डे के हिसाब से बोले, चलिए पर मंथ का हम नहीं पूछते हैं। ठीक, चलिए पर मंथ का ही पूछते हैं, जनरली घर में पर मंथ ही होता है, पर डे की तो होता नहीं है। तो पर मंथ में अगर आपको बोल दे कि देखो घर में इतना इतना एप्लियंस है मेरा, इतना सारा बल्ब है इतना वॉट्स का, ये जो फैन है इतना सारा, ये सब मेरा इतना वॉट्स का है, बाकी सबका आपको पावर रेटिंग बता दिया गया। और ऑन एन एवरेज पर डे, ऑन एन एवरेज पर डे कौन सा डिवाइस कितना देर के लिए यूज होता है आपको वो बता दिया गया, टाइम ड्यूरेशन बता दिया गया ऑन एन एवरेज। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट करने के लिए बताओ, पूछा गया कि बताओ महीना में मेरा कितना यूनिट बिजली उठेगा, पहले हमको ये बताओ। ठीक है, कि महीना में मेरा कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगा।
तो जनरली ये चीज़ हमको कैलकुलेट नहीं करना होता है, जनरली ये चीज़ कौन बताता है, जो मेरा मीटर लगा हुआ रहता है ना घर का, जो मेरे घर का मीटर लगा हुआ रहता है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो मीटर रहता है ना घर का, ये कर देता है वो काम को, उस काम को ये कर देता है। जो आपको बोला गया ना कि अगर घर में मेरा इतना वाट का इतना बल्ब्स है, इतना वाट का फ़ैन है, या फिर इतना रेफ्रिजरेटर है, इतना टीवी है, कुछ भी है, आप ऑन एन एवरेज डेली इतना देर के लिए चलता है, महीना भर में अगर इतना देर के लिए ही चला हो, तो सब मतलब सारा डिवाइसेस टोटल कितना इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन किया है, ठीक है, वो हमको कौन कैलकुलेट करके बताता है, ये मीटर जो आपका घर में लगा हुआ रहता है ना, ये जो घर में लगा हुआ रहता है आपका ये मीटर, ये कैलकुलेट करता है। यहाँ जो दिखता है ना आपको, ये यही आपको यूनिट बताता है। तो यूनिट वो घर में बोलते हैं ना, कितना यूनिट होता है, घर में देखते होंगे मम्मी पापा को क्या करते हैं, या फिर जो बिजली बिल उठाने वाला आता होगा ना, वो क्या करता है, ये जो रीडिंग दिखता है ना आपको, ये जो रीडिंग दिखता है ये वाला, इस रीडिंग को वो नोट आउट करके ले जाता है, इस रीडिंग को वो नोट करता है और उसको ले जाता है। तो इस रीडिंग से उसको क्या होता है, तो ये कंपेयर करता है, ठीक है, ये क्या करता है, कंपेयर करता है। अगर आपका पिछला मंथ, जैसे यहाँ पे जो दिख रहा है हमको, कितना दिख रहा है, 816534 यूनिट्स, कितना दिख रहा है, 81,600 सॉरी 81, इसको तो नहीं गिनते हम, 816534, हाँ इतना हमको यूनिट दिख रहा है। हम क्या करता है, इसको ये कंपेयर करता है, ठीक है, कैसे कंपेयर करता है कि अगर पिछला मंथ, जैसे यहाँ मेरा अभी जो दिख रहा है, ये दिख रहा है हमको 816534, पिछला मंथ अगर ले गया होगा, तो मान के चलते हैं उसका जो यूनिट था ना, वो उसको कुछ ऐसे दिख रहा था, 350, इतना रीडिंग था, ये था पिछला मंथ का रीडिंग, ठीक है, जो पिछला मंथ आके वो रीडिंग ले गया होगा ना, तो वो, अगर हम एग्जांपल के लिए बोले, पिछला मंथ इतना उसका रीडिंग था, इस मंथ जो दिख रहा है हमको रीडिंग, वो इतना दिख रहा है। तो वो कैसे कैलकुलेट करेगा कि कितना इस मंथ कितना यूनिट बिजली मेरा घर में, कितना यूनिट बिजली मेरा कंज्यूम हुआ है, वो कैसे कैलकुलेट करेगा, दोनों को डिफरेंस लेगा, ठीक है, क्या करेगा, दोनों को डिफरेंस लेगा। तो दोनों को अगर डिफरेंस लेगा, तो आप अगर देखिएगा तो आपको कितना मिलेगा, 180 यूनिट्स, सॉरी 180 नहीं मिलेगा, 184 यूनिट्स, ठीक है। अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको कितना मिलेगा, डिफरेंस लीजिएगा तो आपको मिलेगा कि 1 मंथ में मेरा घर में इतना यूनिट बिजली कंज्यूम हुआ है, इतना यूनिट इलेक्ट्रिसिटी मेरा कंज्यूम हुआ है 1 मंथ में, ठीक है। तो ये जो मीटर होता है ना, इसका यही काम होता है, एक रीडिंग लेके जाता है इस मंथ, ठीक है, नेक्स्ट मंथ भी रीडिंग लेके जाएगा, दोनों का डिफरेंस लेगा, डिफरेंस लेने से पता चल जाता है कि इस महीना कितना यूनिट मेरा बिजली घर में उठा है। अगर हम ये एग्जांपल के लिए बोल दें कि मेरा कितना उठा है, कितना बिजली कंज्यूम हुआ है मेरा, 184 यूनिट, ठीक है, वन यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर, तो हम इसको बोल सकते हैं क्या, 184 किलोवाट आवर मेरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर एक महीना के लिए कंज्यूम हुआ है। तो इतना यूनिट मेरा अगर बिजली उठा है, और आपका एरिया में ना जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे जो भी है 3 रुपया 4 रुपया पर यूनिट के हिसाब से, 3 रुपया 4 रुपया या 5 रुपया जो भी है पर यूनिट के हिसाब से, वो कॉस्ट फिक्स रहता है। तब तो जो घर में बिजली बिल आता है ना, वो इसी हिसाब से आता है, किस हिसाब से आता है, ये रीडिंग को लेके जाता है। जैसे अगर 184 यूनिट मेरा उठा है, अगर 5 रुपया पर यूनिट के हिसाब से अगर कॉस्ट है, अगर 5 रुपया पर यूनिट के हिसाब से कॉस्ट है, तो क्या कीजिएगा, इसको 5 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ₹5 से, ये क्या है, पर यूनिट का कॉस्ट है ₹5 पर यूनिट, ठीक है, तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो जो आपको मिलेगा ना, वो क्या है, ₹5 पर यूनिट, ये टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई करने से जो मिलेगा ना, यही आपका बिजली बिल आता है। घर में जो बिजली बिल आता है ना, वो ऐसा ही आता है, ठीक है। ये मीटर क्या करता है, कितना यूनिट बिजली मेरा उठा है उनको वो बताता है। उसके बाद जो बिजली बिल देने वाला होता है ना, वो क्या करता है, जो भी कॉस्ट है ना बिजली का, जो भी कॉस्ट है, इस कॉस्ट से मल्टीप्लाई करता है, और भी जो टैक्सेस वगैरह लगता है, और भी जो अलग अलग तरह का टैक्सेस लगता है, सबको जोड़ के आपको घर में बिजली बिल देता है, ठीक है। एक हो गया ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो अब देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ के बता देते हैं एक बार।
Kilowatt hour is the unit of electrical energy for which we pay to the electricity supply department of our city. One unit of electricity costs anything from rupees 3 to rupees 5 or even more. The rates vary from place to place and keep on changing from time. Now, by saying that one unit of electricity costs say rupees 3, we mean that 1 kilowatt hour of electrical energy cost rupees 3. जब हम बोलते हैं ना कि इतना यूनिट मेरा बिजली उठा है, तो एक यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर बिजली। ठीक है, 1 यूनिट इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन। तो अगर आपके एरिया में अगर कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रुपीज़ 3 पर यूनिट के हिसाब से है, उसका मतलब घर में जो उसका मतलब कि हो गया कि रुपीज़ 3 पर किलोवाट आवर के हिसाब से आपको बिजली दर फिक्स है। तब क्या होता है, अब घर में मेरा डिफरेंट डिवाइसेस है। क्या है डिफरेंट डिवाइसेस है? फॉर एग्जाम्पल के लिए बोलते हैं कि घर में मेरे पास 100 गो 100 वाट्स का बल्ब है। ठीक है, क्या है 100 गो 10 वाट्स का 100 गो बल्ब है। क्या है 10 वाट्स का घर में मेरा 100 गो बल्ब है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, क्वेश्चंस वगैरह ऐसे ही पूछता है। घर में मेरा 100 वाट का 100 बल्ब, सॉरी 10 बल्ब है। 100 वाट का मेरा 10 बल्ब है। और अगर हम आज दिन भर का बात किए ना, तो आज दिन भर ये जो था ना, ये 5 घंटा चला था, जल के था। ये जो 100 का बल्ब है ना, ये जो 10 बल्ब दिख रहा है आपको, आज दिन भर ये 5 घंटा चला था। तो हमको बताओ कितना यूनिट बिजली उठेगा। ठीक है, कितना यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये कंज्यूम किया, पहले वो बताओ। उस बाद अगर कॉस्ट दे दिया कि आपका जो एरिया में है ना, एरिया में जो कॉस्ट है इलेक्ट्रिसिटी का, वो है रुपीज़ 3 पर यूनिट के हिसाब से। रुपीज़ 3 पर यूनिट के हिसाब से क्या है मेरा कॉस्ट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। तो बताओ आज के लिए, सिर्फ आज के दिन कितना रुपीज़ का इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब कितना बिजली बिल उठेगा मेरा। महीना का नहीं बोल रहे, दिन का बोल रहे हैं। आप क्या कीजिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना कंज्यूम हुआ, कितना यूनिट बिजली मेरा कंज्यूम हुआ, उसका कैलकुलेट कीजिएगा। पर यूनिट का कितना कॉस्ट है उसे मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। कुछ भी समझ आ रहा है कि हम अकेले बोले जा रहे हैं? आ रहा है सर। नहीं आ रहा तो क्वेश्चंस कराएंगे, समझ आ जाएगा। ठीक है, अभी आप जानिए, ये हम ऐसे ब्रीफ में बता दे रहे हैं चीज़ें क्या होती है। ये सब कॉमन क्वेश्चन है, ये सब कॉमन सेंस के क्वेश्चन है। ये सब आप अपने से भी बना सकते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी, थोड़ा सा मैथमेटिक्स ये सब आता है ना, तो ये सब आप बना लीजिएगा। ठीक है ना, देखिए तो नीचे का क्वेश्चन देखिए। चलिए हमको ऊपर से हमको कोई मतलब नहीं है। नीचे का क्वेश्चन देखिए, सैम्पल प्रॉब्लम 1 क्या बोल रहा है। अ रेफ्रिजरेटर हैविंग अ पावर रेटिंग ऑफ 350 वाट operates for 10 hours a day. Calculate the cost of electrical energy to operate it for a month of 30 days. The rate of electrical energy is rupees 3.40 per kilowatt hour. घर में जो मेरा फ्रिज है ना, वो कितना है, 350 वाट का है। ठीक है, और एक दिन में वो 10 घंटा ऑपरेट होता है। एक दिन में वो 10 घंटा ऑपरेट होता है। तो उसको अगर हम 30 डेज के लिए ऑपरेट करते हैं, उसको हम क्या किए, 30 डेज के लिए ऑपरेट किए हैं। और अगर रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेरा रुपीज़ 3.4 पर किलोवाट आवर के हिसाब से है, तो ये कितना टोटल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा, हमको वो बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन हो गया ना। घर में आपको कोई भी पूछ सकता है ना कि बताओ रे तुम बहुत मैथमेटिक्स पढ़ा है, फिजिक्स पढ़ा है, हमको बताओ ये जो मेरा फ्रिज दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये इतना वाट का मेरा फ्रिज है, डेली ये 10 घंटा चलता है। इसको हम अगर एक महीना के लिए चलाएंगे तो कितना यूनिट बिजली उठेगा, हमको वो बताओ। ठीक है, उस बाद आप ये बता दीजिए। उसके बाद आपको बोलेगा कि चलो हमको आप बताओ, अगर मेरा जो बिजली दर है ना, जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है मेरा एरिया में, वो क्या है। जैसे यहाँ पे गिवन है आपको 3.4 रुपीज़ पर किलोवाट आवर, पर यूनिट बिजली का मेरा कितना दाम है, 3.4। तो बताओ इसको ऑपरेट अगर हम करते हैं 30 डेज में, इसी हिसाब से जिस रेट से हम बोलें कि 10 आवर्स पर डे के हिसाब से अगर हम इसको ऑपरेट करते हैं, तो 30 दिन के लिए हमको कितना टोटल कॉस्ट लगेगा। ठीक है, कितना इसका टोटल कॉस्ट होगा, टोटल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितना होगा, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड आउट करो, कितना यूनिट बिजली उठेगा पहले वो फाइंड आउट करो। ठीक है, पहले क्या करो, कितना यूनिट मेरा बिजली उठेगा वो फाइंड आउट करो। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल है। क्या है, फिर से नहीं आ रहा है मेरा, आज परेशान कर दिया ये वॉइस में।
अभी भी वॉइस नहीं आ रहा मेरा? ये परेशान कर दिया हमको वॉइस आज। सुमन को आ रहा है, अंजलि को नहीं आ रहा है ना? अंजलि को आ रहा है? आ रहा है। हाँ। अच्छा ठीक। देखिए एक क्वेश्चन दिए थे, एक क्वेश्चन था, हम वो बात कर लेते हैं उसका। क्या था मेरा क्वेश्चन कि एक रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, क्या है मेरा, एक रेफ्रिजरेटर है, घर का जो फ्रिज बोलते हैं जिसको आप, कितना है, 350 वाट का है। इसको हम ऑपरेट करते हैं 10 आवर पर डे के हिसाब से। इसको क्या करते हैं, एक दिन में हम 10 आवर ऑपरेट करते हैं। तो अगर इसको हम ऑपरेट्स फॉर 30 डेज, इसी रेट में अगर हम 30 दिन तक ऑपरेट करते हैं, ऑपरेट्स फॉर 30 डेज, तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा कि हाउ मच किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड। ये मेरा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इफ कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज, जैसे इसमें दिया था, हम तो 3 बोलते हैं, ₹3 पर किलोवाट आवर, देन टोटल कॉस्ट कितना होगा, टोटल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मेरा कितना होगा। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। एक रेफ्रिजरेटर है 350 वाट का, उसको हम कैसे एक दिन में उसको 10 घंटा में ऑपरेट करते हैं। तो अगर हम उसी तरह उसको 30 दिन तक ऑपरेट करते रहें, तो पहले बताओ कि कितना किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी वो कंज्यूम करेगा। ठीक है, टोटल बोल रहे हैं 30 दिन के लिए कितना किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी को वो कंज्यूम करेगा। उसके बाद अगर मेरा कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है ना ₹3 पर किलोवाट आवर है, तो टोटल कॉस्ट कितना, टोटल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, हमको वो बताओ। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसको, फाइंड आउट कैसे करेंगे हम। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा क्या था, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा था कि हमको बताओ टोटल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ किलोवाट आवर कंज्यूम्ड। ये ना था, ये किसके लिए, 30 दिन के लिए, पूरा 30 दिन के लिए बोल रहा था। तो हम क्या करेंगे, एक दिन के लिए कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है हम वो निकालेंगे, उसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अगर टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड की बात करें, तो एनर्जी कंज्यूम्ड पर डे का हम निकालेंगे, एनर्जी कंज्यूम्ड पर डे कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 30, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरा निकल जाएगा। ठीक है, चलिए तो वही करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं क्या, सबसे पहले हम निकालते हैं एनर्जी कंज्यूम्ड पर डे, एनर्जी कंज्यूम्ड पर डे। तो एनर्जी कंज्यूम्ड पर डे, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हम जानते हैं क्या होता है, पावर रेटिंग मल्टीप्लाइड बाय कितना टाइम के लिए उसको यूज किए हैं। ठीक है, क्या जानते हैं, पावर रेटिंग मल्टीप्लाइड बाय कितना टाइम के लिए उसको हम यूज किए हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ भी करेंगे। पावर कितना है इसका, 350 वाट, मल्टीप्लाइड बाई एक दिन में कितना, 10 घंटा यूज हो रहा है, तो ये हो गया इतना वाट आवर, मतलब कितना, 3500 वाट आवर। तो अगर आप किलो वाट आवर में कन्वर्ट कीजिएगा तो ये क्या होगा, 3.5 किलो वाट आवर। ठीक है, ये क्या हुआ मेरा एनर्जी कंज्यूम्ड पर डे, एक दिन में वो रेफ्रिजरेटर कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो 3.5 किलो वाट। तो ये 30 डेज में कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा, तो क्या करेंगे हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए यहीं पे कर देते हैं, पर डे कितना आया मेरा, 3.5 किलो वाट आवर। इसको क्या करेंगे 30 से मल्टीप्लाई, ये क्या हुआ टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड,
कितना किलोवाट आवर, तो 3 5 जो 15 का 5, 1 3 3 जो 9 और 1 10, आपको कितना मिला 105 किलोवाट आवर। ठीक है, ये कितना हुआ, ये 30 डेज में कितना एनर्जी कंज्यूम किया, तो 105 किलोवाट आवर। तो जो पहला क्वेश्चन था मेरा, हाउ मच किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम, तो ये हमको मिल गया कितना 105 किलोवाट आवर। अब बोल रहा है कि अगर कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मेरा ₹3 पर किलोवाट आवर है, तो व्हाट इज द टोटल कॉस्ट। तो क्या करेंगे, पर किलोवाट आवर का ये कॉस्ट दिया हुआ है। ठीक है, पर किलोवाट आवर का कॉस्ट दिया हुआ है, तो टोटल जितना किलोवाट आवर मेरा उठा है, ठीक है, टोटल जितना किलोवाट आवर मेरा कंज्यूम हुआ, उस टोटल एनर्जी को पर किलोवाट आवर के कॉस्ट से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरा टोटल कॉस्ट हमको मिल जाएगा। हम क्या करेंगे, जो टोटल कॉस्ट हमको पूछ रहा है, टोटल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो कैसा होगा, कॉस्ट पर किलोवाट आवर मल्टीप्लाइड बाय टोटल किलोवाट आवर, टोटल जितना मेरा किलोवाट आवर है उसको मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर किलोवाट आवर। तो अगर हम देखें तो कॉस्ट किलो पर किलोवाट आवर मेरा कितना है 3, टोटल किलोवाट आवर मेरा कितना उठा है 105, 105। तो अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको कितना आएगा, ₹315। ये क्या हो गया, 1 मंथ में जो मेरा रेफ्रिजरेटर था ना, वो कितना, अगर वो उस रेट से ऑपरेट होता है तो कितना कॉस्ट उठेगा मेरा इलेक्ट्रिसिटी का, 315 रुपया। ठीक है, कितना कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा 315। तो इसी तरह आपको बुक में ढेर सारा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट पावर दिया हुआ है ना, देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे डायरेक्ट आपको पावर गिवन था ना 350 वाट। ठीक है, कहीं कहीं पे क्या करेगा, आपको पावर नहीं देगा, कहीं उसका वोल्टेज रेटिंग दे देगा और इतना अमाउंट ऑफ करंट बोलेगा इससे पास हो रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, उससे पावर निकालना होगा। फिर आप पावर निकालिएगा तो पर डे में इतना आवर्स यूज हुआ, तो पर डे कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुआ आपको वो बताइए। उस बाद उसी तरह अगर 30 दिन के लिए ऑपरेट कर रहे हैं तो फिर 30 दिन का कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ आपको वो बताइए। उससे हमको क्या मिलेगा, टोटल किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी जितना कंज्यूम हुआ हमको वो मिल जाएगा। उसके बाद कॉस्ट दिया हुआ रहता है कि पर किलोवाट आवर एनर्जी का अगर इतना कॉस्ट है तो टोटल कॉस्ट बताओ। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट बताने के लिए क्या करेंगे, जो पर किलोवाट आवर का कॉस्ट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे टोटल किलोवाट आवर से, जितना टोटल किलोवाट आवर एनर्जी मेरा कंज्यूम हुआ है। ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। देखिए इस समय इस जो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी बोल रहे हैं ना, जो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी बोल रहे हैं, इसमें से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ढेर सारा पूछा जाता है और आप लोगों को दिक्कत भी होगा। ठीक है, इससे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ढेर सारा पूछा जाता है और आप लोगों को दिक्कत भी होगा इससे। तो हम इसको और क्वेश्चंस नहीं करवाएंगे, ये आप लोगों का काम है, घर में आराम से बैठ के क्वेश्चंस कराइए। ठीक है, हम आपको नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्या, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसको बता देंगे और फिजिक्स यहीं पे ख़त्म करेंगे, फिर अगला दिन का नहीं रखेंगे हम, कुछ थोड़ा सा बात है तो थोड़ा को बता देंगे, एक फॉर्मूला आता है क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद हम ख़त्म करेंगे चीज़ को, 2 मिनट रुक जाइए।
अच्छा, स्क्रीन दिख रहा है मेरा? क्लिक करो। हाँ हाँ अंजलि, उनको तो वॉइस भी नहीं आ रहा होगा। अंजलि क्लास स्टार्ट होगी, अंजलि आइए इधर। भैया हाँ सुनाई दे रहा है। हाँ अच्छा ठीक है, फिर स्क्रीन दिख रहा होगा ना? हाँ अच्छा देखिए फिर, अब देखिए आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तो जान गए, करंट के बारे में जान गए, ठीक है। तो इसमें सिर्फ देखिए अब क्या होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बहुत सारे इफेक्ट्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ना वेरियस टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स प्रोड्यूस होता है। जैसे कि इसके बाद वाला जो आपका चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी के बाद वाला सेकंड चैप्टर, वो क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक, उसमें आपको क्या पढ़ना है, करंट की वजह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है ना उसके बारे में आपको पढ़ना है डिटेल में। यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, कि करंट की वजह से जो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है ना उसके बारे में पढ़ना है। उसी तरह कुछ और इफेक्ट्स भी प्रोड्यूस होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एन इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस 3 इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स। दीज आर नंबर 1 हीटिंग इफेक्ट, नंबर 2 मैग्नेटिक इफेक्ट एंड नंबर 3 केमिकल इफेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जनरली 3 इंपॉर्टेंट इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, एक आपका हीटिंग इफेक्ट, एक मैग्नेटिक इफेक्ट और एक केमिकल इफेक्ट। तो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, और नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, अब आते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है। तो घर में जितना भी मेरा हीटिंग एप्लियंसेस होता है ना, घर में जितना मेरा हीटिंग एप्लियंसेस होता है, हीटिंग एप्लियंसेस के नाम पे जैसे कि वाटर हीटर हो गया, घर का जो आयरन हो गया, ठीक है, जो टंगस्टन बल्ब हो जाता है, जो आपका घर में जो 100 वाट वाला बल्ब होता है, जो टंगस्टन बल्ब होता है, ऐसे वो हीटिंग एप्लियंस नहीं है, वो लाइट एनर्जी में जनरली कन्वर्ट करता है, लेकिन तब भी उसमें प्रिंसिपल सेम यूज होता है जो यहाँ होता है। तो अगर हम बात करें घर का वाटर हीटर का, या फिर जो इलेक्ट्रिक हीटर रहता है घर में, जो कुकिंग हीटर रहता है जिसे आप खाना बनाते हैं उसका, तो ये सब में क्या होता है, ठीक है, ये सब में क्या होता है, आप पास तो करते हैं आप इलेक्ट्रिसिटी, आप पास क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन वो इलेक्ट्रिक करंट किस में कन्वर्ट होता है, हीट में। ठीक है, घर में जो हीटर होता है ना जिसमें आप खाना बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं आप, इलेक्ट्रिसिटी ना सप्लाई करते हैं, उसमें आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, बट वो इलेक्ट्रिसिटी किस में कन्वर्ट होता है, आपका हीट में। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप सप्लाई करते हो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हीटिंग एनर्जी में। उसी तरह जो घर का जो आयरन होता है ना, घर का जो आयरन होता है जिससे आप आयरन करते हैं अपना ड्रेसेस को, उसमें भी आप क्या करते हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। ठीक है, बट वो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, हीट में कन्वर्ट हो जाता है, बट वो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाता है, आपका हीट में कन्वर्ट हो जाता है, तभी ना वो आयरन उतना गर्म रहता है। तो कहने का मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, एक इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है, क्या हीटिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ना हीटिंग इफेक्ट्स होता है। कोई कोई एप्लियंस उस इलेक्ट्रिक करंट को लगभग कंप्लीटली, ठीक है, 90% या 95% उस करंट को हीट में ही कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, उसका काम ही यही है, उस एप्लियंस का काम ही यही है कि जितना उसको करंट मिल रहा है ना, सारे के सारे करंट को क्या करो, हीट में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, बट कुछ कुछ एप्लियंस का काम वो नहीं रहता है, वो बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हीट में प्रोड्यूस करता है। ठीक है, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट को करंट को हीट में प्रोड्यूस करता है। कहने का मतलब करंट की वजह से मेरा हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट होता है। तो व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस नाइक्रोम वायर, the resistance wire becomes red hot and produces heat. This is called the heating effect of current. तो अगर आप कोई नाइक्रोम का वायर लेते हैं ना जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, उसमें आप क्या कीजिए, करंट को पास कीजिए। तो करंट को पास कीजिएगा तो क्या होगा ना, वो नाइक्रोम जो वायर है वो रेड हॉट हो जाएगा और बहुत हीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो रेड हॉट होना, हीट होना, इस इफेक्ट को ही हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। करंट की वजह से ये हीटिंग इफेक्ट आया है। ठीक है, ये हीटिंग इफेक्ट जो भी आया, ये क्यों आया, मेरा करंट की वजह से आया। तो अब हम अगर बात करें कि ये जो मेरा हीट प्रोड्यूस होता है ना, ये जो मेरा हीट प्रोड्यूस होता है वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, कोई इलेक्ट्रिकल एप्लायंस का किस प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, किस चीज पे डिपेंड करता है, नहीं करता है, करंट पे कैसे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करता है, या फिर किस किस चीज पे जनरली वो डिपेंड करता है, इस चीज को चीज तो दिमाग में है, एक चीज तो दिमाग में है कि जो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो क्या, अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो हाई अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा। जैसे कि अगर सिंपल एग्जांपल के लिए बोले तो घर में दो ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है ना, आप क्या किए, एक सरफेस पे लिए और दो ऑब्जेक्ट्स को रखे हैं। ठीक है,
दो ऑब्जेक्ट्स, एक भारी और एक हल्का है, एक भारी है और एक आपका हल्का है। तो आप क्या कीजिए, दोनों को आप रब कीजिए, ठीक है, आप दोनों को क्या कीजिए, रब कीजिए। तो जब इन सरफेस में जब रब करते हैं तो सरफेस में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, सरफेस में क्या होता है आपका, फ्रिक्शन होता है। तो रब करने से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, उसमें होता है ना, हीट प्रोड्यूस होता है। अगर आप अपने दोनों हाथ को भी क्या कीजिए, रब कीजिए, तो दोनों हाथ को रब करने से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। ये हीट क्यों प्रोड्यूस होता है, जो दोनों हाथ के बीच में जो फ्रिक्शन है ना, क्या है, दोनों हाथ के बीच में जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से ही हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। दोनों हाथ के बीच में जो आपका फ्रिक्शन है उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होता है। वो हीटिंग एनर्जी उसमें कहाँ से आता है, जो आप वर्क कर रहे हैं ना एक दूसरे को, जो एक दूसरे के अगेंस्ट में जो दोनों को मूव कर रहे हैं ना, तो आप क्या कर रहे हैं, ये जो फ्रिक्शन है ना ये रोकता है आपको, जो फ्रिक्शन है वो क्या करता है, आपको रोकता है, ठीक है, रेजिस्ट करता है। तो इस रेजिस्ट के अगेंस्ट में क्या करते हैं आप, फिर भी दोनों के एक दूसरे के अगेंस्ट में आप मूव करते हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, उस समय फ्रिक्शन के अगेंस्ट में एक वर्क करते हैं, ठीक है। तो आप जो वर्क किए ना वही किस में कन्वर्ट हो जाता है, उस समय हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली इसमें हो जाता है, सिमिलरली इसमें होता है, जो करंट होता है ना वो पास करता है, वो क्या करता है, सर्किट में पास करता है, ठीक है। अब कोई रेजिस्टेंस हुआ, किसी रेजिस्टेंस के थ्रू जब उसको पास करना होगा ना, ठीक है, तो रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, रेजिस्टेंस का काम होता है करंट को रोकना, रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, करंट को रोकना, अपोज करना। तो करंट को आप पास कीजिएगा उस रेजिस्टेंस के थ्रू, तो आपको क्या होगा, कुछ अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हम बोल रहे हैं ना, जैसे आप दोनों हाथ को जब आप आपस में आप मूव कर रहे थे तो आप क्या कर रहे थे, फ्रिक्शन के अगेंस्ट में वर्क कर रहे थे, तभी ना दोनों हाथ को एक दूसरे के अगेंस्ट में आप मूव कर पा रहे थे। तो उसी तरह जब सर्किट में मेरा रेजिस्टेंस रहता है ना, जब आपको करंट को उस रेजिस्टेंस के थ्रू जब पास कराना रहता है, ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, एक वर्क करना रहता है, किसके अगेंस्ट में, उस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में, क्योंकि वो रेजिस्टेंस क्या करेगा, इस करंट को अपोज करेगा। तो आप ये जो वर्क किए ना, आप ये जो वर्क किए इस करंट को इस रेजिस्टेंस से पास कराने में, यही वर्क क्या होता है, आपको हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो कोई कोई डिवाइस ये क्या करता है, इस करंट को कंप्लीटली हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। बट कोई कोई एप्लियंस है ना, ये कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं करता, इसको किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में भी कन्वर्ट करता है। जैसे जो बल्ब होता है ना, वो क्या करता है, इस करंट को लाइट एनर्जी के टर्म्स में कन्वर्ट करता है। जो फैन होता है उसको मैकेनिकल एनर्जी के टर्म्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। बट जो हीटिंग एलिमेंट्स होता है वो क्या करता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। करने का मतलब ये हीट एनर्जी आता है कहाँ से, ये जो हमको वर्क करना पड़ता है ना, इस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में जो वर्क करना पड़ता है, किसी दो पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे वहां भी पढ़े थे पोटेंशियल डिफरेंस के केस में, कि पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब यही होता है कि हमको एक वर्क करना पड़ता है, जब एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब ले जाना रहेगा ना, तो हमको एक वर्क करना पड़ता है, वहां भी था। तो यही जो वर्क होता है ना, ये जो आप वर्क करते हैं, ये क्या होता है, ये कन्वर्ट होता है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होता है। तो उसमें वन ऑफ द फॉर्म जो होता है ना वो हीट एनर्जी होता है। क्या होता है वो वन ऑफ द फॉर्म, क्या होता है आपका, हीट एनर्जी होता है। तो अगर हमको कैलकुलेट करना हो, क्या हो, अगर कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम अगर कैलकुलेट कर ले कि हमको कितना अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ा, ठीक है, अगर हम कैलकुलेट कर ले कि हम वर्क कितना किए, तो वो वही वर्क क्या होगा, वही वर्क मेरा हीट के रूप में स्टोर हो रहा है। तो जितना अमाउंट ऑफ वर्क हमको करना पड़ा, अगर हम वो कैलकुलेट कर लिए, ठीक है, वही बराबर हो जाएगा मेरा हीट के। तो हम क्या काम क्या करते हैं, उसी वर्क डन को हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, उस किसी वर्क को हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस का जब पढ़े थे उस समय हमको फॉर्मूला मिला था ये, W इज इक्वल्स टू क्यू इंटू वी। ये चीज मिला था ना, V इज इक्वल्स टू हम क्या जानते थे, W बाई क्यू। तो W इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, V इंटू क्यू, ठीक है। ये क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये चीज क्या है, ये जो W है ना, ये क्या है, मेरा जो वर्क करना पड़ा, कैसा वर्क करना पड़ेगा और किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ा। तो अगर हम बोले कि मेरे पास कोई ऐसा रेजिस्टेंस है, ठीक है, अगर ये कोई मेरा रेजिस्टेंस है सर्किट में, इसका रेजिस्टेंस कितना है, R है, और इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, मेरा V है, और इसमें मेरा I अमाउंट ऑफ करंट पास हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, I अमाउंट ऑफ करंट पास हो रहा है। तो चलिए हम I अमाउंट ऑफ करंट नहीं बोल के हम बोलते हैं कि इसमें Q चार्ज पास हो रहा है, Q चार्ज पर सेकंड पास हो रहा है, उसी को बोलते हैं करंट। तो इस रेजिस्टेंस के थ्रू जब आपको Q अमाउंट ऑफ
ये जो Q है, जब Q चार्ज को इस रेजिस्टेंस के आपको मूव करना पड़ेगा ना, इसके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो आपको मूव करना पड़ेगा, तो आपको एक वर्क करना पड़ता है। कोई वो वर्क कितना होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज के बराबर। तो देखिए, तो वर्क कितना हुआ, Q इंटू वी के बराबर। अब मेरा आई जानते हैं, चलिए हम यहाँ पे बता देते हैं अच्छा से। डब्ल्यू जी इक्वल्स टू कितना, वी इंटू क्यू। अब हमको पता है जो आई होता है ना, ये कितना होता है, क्यू बाई टी। यहाँ से क्यू हम लिख सकते हैं कितना, आई मल्टीप्लाई बाई टी। ठीक है, फिर एक और चीज हम जानते हैं, वी इक्वल्स टू कितना होता है मेरा, आई इंटू आर। ठीक है, अभी ये चीज हम जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस v का वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे और इस q के वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। तो v की जगह क्या लिखेंगे, आई मल्टीप्लाइड बाई आर। q की जगह क्या लिखेंगे, आई मल्टीप्लाइड बाई टी। ये जो w है वो कितना मिलेगा, ये आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, ये इतना मिलेगा। अब ये जो यही वर्क है ना, ये क्या होता है मेरा, हीट एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। ये जो वर्क है ना मेरा किस में होता है, हीट एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। तो इसको हम बोल सकते हैं, ये जो वर्क है ना, ये किसके बराबर है मेरा, जो हीट एनर्जी, जितना हीट कंजम्पशन हुआ ना, ठीक है, जितना हीट मेरा प्रोड्यूस हुआ उसके बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिला, जो हीट प्रोड्यूस होता है ना, जो हीट प्रोड्यूस होता है, ये किसके बराबर होता है, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी के। मतलब कि आपके पास कोई रेजिस्टेंस आर है, कोई लोड है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, आर है। ठीक है, इसके थ्रू मेरा आई अमाउंट ऑफ करंट को जब आप पास करते हैं, ठीक है, और इसको हम क्या किए, टी टाइम के लिए ऑपरेट किए, इसको क्या किए, टी टाइम के लिए ऑपरेट किए, तो कितना हीट मेरा प्रोड्यूस होता है, इतना। ठीक है, अगर कोई मेरा लोड है, ठीक है, कोई भी लोड है, जैसे बल्ब बोले, ठीक है, जैसे अगर हम बल्ब बोले, ये मेरा बल्ब है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना है, आर है, और इसके थ्रू कितना किए हम, आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो किए, और इस बल्ब को हम टी टाइम के लिए उसको हम यूज किए हैं, तो कितना हीट प्रोड्यूस होगा, आई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर इंटू टी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाता है मेरा किसका, हीट का, हीट प्रोड्यूस का। तो अगर आप इस फार्मूला से देखिए तो आपको तीन कंक्लूजन्स मिलता है। ठीक है, इसका फार्मूला से क्या मिलता है हमको, तीन कंक्लूजन्स मिलता है। तो सबसे पहला कंक्लूजन हमको ये मिलता है, जो हीट होता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, आई स्क्वायर के। दूसरा मिलता है हमको, हीट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, आर के। तीसरा होता है जो एच होता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, ये टी के। ठीक है, हमको ये तीन फार्मूलाज मिलता है, ये तीन कंक्लूजन्स मिलता है। तो कहने का मतलब, जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है ना, कोई एप्लियंस कितना हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, वो किस पे डिपेंड करेगा, उसके थ्रू कितना करंट पास हो रहा है, उसका रेजिस्टेंस कितना है, और उसको कितना टाइम के लिए हम यूज किए। ठीक है, तो अगर आप उसके थ्रू का करंट जितना पास हो रहा है, अगर आप उसको आप इंक्रीज करते हैं, तो फिर भी जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर आप रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं तब भी क्या होगा, जो हीट कितना जितना प्रोड्यूस हुआ वो इंक्रीज होगा। अगर आप टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज करते हैं, तो अगर ज़्यादा टाइम के लिए यूज करते हैं, जितना हीट प्रोड्यूस हुआ ना वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, यस सर।
इसको क्या बोलते हैं जानते हैं? ये एक लॉ होता है, इसको हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये जो फॉर्मूला दिख रहा है ना, इसको आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, ये जो फॉर्मूला दिखा ना, अभी निकाले ना, डराइव किए ना, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो एग्जाम में आपको अगर डायरेक्ट पूछे ना व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है, तो आपको क्या बोलना है? अगर कोई मेरा लोड है जिसका रेजिस्टेंस आर है, उसके थ्रू अगर आई अमाउंट ऑफ करंट पास हो रहा है, उसको हम अगर टी टाइम के लिए ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, जो हीट प्रोड्यूस होता है ना, वो बराबर होता है आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी के, ठीक है। ये क्या होता है मेरा? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, अगर आपको पूछता है तो। अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ हीटिंग गिवन, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग given by the formula H equals to I square into R into T, it is clear that the heat produced in a wire is directly proportional to square of current, resistance of wire, and the time for which the time for which current is passed। ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को अगर आप देखिए तो हमको पता चलता है जो हीट प्रोड्यूस होता है ना, वो तीन चीज पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सबसे पहले स्क्वायर ऑफ करंट पे, दूसरा रेजिस्टेंस ऑफ वायर पे, तीसरा कितना टाइम के लिए आप करंट को पास किए हैं, ठीक है। इस तीन चीज पे क्या होता है? डिपेंड करता है। तो इस तीन चीज पे अगर डिपेंड करता है तो अगर हम यहाँ से देख सकते हैं, सबसे पहला चीज कि अगर हम उस वायर के थ्रू जो करंट हो रहा है ना, उसको अगर हम डबल कर देते हैं, ठीक है, अगर पहले 2 एम्पियर ऑफ करंट का पास हो रहा था, उसको हम अगर 4 एम्पियर कर देते हैं, तो जो हीट प्रोड्यूस हो रहा था ना, वो 4 टाइम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि वो किस पे डिपेंड करता है? उसका स्क्वायर पे। If we double the current, then the heat produced will become 4 times, and if we half the current, the heat generated will become 1/4। अगर करंट को आप हाफ कर देते हैं तो जो करंट जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है ना, वो कितना हो जाएगा? 1/4, ठीक है। उसी तरह बी पे जो हीट प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? रेजिस्टेंस के। तो इफ वी डबल द रेजिस्टेंस, द हीट प्रोड्यूस विल आल्सो गेट डबल्ड, एंड इफ वी हाफ द रेजिस्टेंस, द हीट प्रोड्यूस विल आल्सो गेट हाफ्ड, ठीक है। तो अगर आप रेजिस्टेंस को डबल कर देते हैं तो जो हीट प्रोड्यूस होगा वो भी डबल हो जाएगा। अगर आप रेजिस्टेंस को हाफ कर देते हैं तो जो हीट प्रोड्यूस होगा ना, वो कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। दिस मीन्स दैट अ गिवन करंट विल प्रोड्यूस मोर हीट इन ए हाई रेजिस्टेंस वायर देन इन ए लो रेजिस्टेंस ऑफ वायर। वही चीज़ हम वहाँ एग्जाम्पल के लिए बोल रहे थे। जैसे अगर आप दो ऑब्जेक्ट्स को अगर आप स्लाइड करते हैं ना जमीन में, तो जो जैसे कि एक लाइट ऑब्जेक्ट है, एक हैवी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक का वेट कम है, एक का वेट ज्यादा है, तो आप दोनों को स्लाइड करते हैं, ठीक है, दोनों को सेम एनर्जी से जब स्लाइड कर रहे हैं, तब भी आपको पता क्या चलेगा ना, जो हैवी ऑब्जेक्ट है ना, वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है एज कम्पेयर टू जो लाइट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जो हैवी ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा? ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा एज कम्पेयर टू जो लाइट ऑब्जेक्ट। उसी तरह यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है ना, अगर सेम अमाउंट ऑफ करंट अगर हम दो अलग अलग वायर्स में अगर हम पास करते हैं, ठीक है, बट एक का रेजिस्टेंस जो है ना दूसरे के रेजिस्टेंस से ज्यादा है, तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस किसमें होगा? जिसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा होगा, ठीक है। इफ द सेम अमाउंट ऑफ करंट इज पास्ड, if the same amount of current is passed through two wires, then the wire having more resistance produces more heat as compared to the wire having low resistance, ठीक है। देखिए वही चीज यहाँ भी आ जाता है। So a given current will produce more heat per unit of time if the two resistances are connected in series and low when the connected in parallel। तो अगर दो रेजिस्टेंस को आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा एज कम्पेयर टू जब दोनों रेजिस्टेंस को आप पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि सीरीज में जो मेरा इक्विवेलेंट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो अगर आर इंक्रीज हो जाएगा तो जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है ना वो इंक्रीज हो जाएगा, बट पैरेलल में क्या होता है? जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो जो मेरा हीट प्रोड्यूस होगा ना वो क्या होगा? वो भी डिक्रीज हो जाएगा। तो ये होता है दूसरा। तीसरा मेरा कितना जो एच होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? टाइम के। ये तो आपका ऑब्वियस सा बात है कि अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए किसी को यूज करें तो जो हीट प्रोड्यूस होगा ना वो भी ज़्यादा होगा। ये सब तो समझ में आता है। तो हीटिंग इफेक्ट में देखिए इतना इसका थ्योरी है, मेन इसका यही है, एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू टी, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसमें आपको यही सब पूछ सकता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर हम जैसे करंट को दुगना कर दे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस को घटा दे तो क्या होगा, टाइम को बढ़ा दे तो क्या होगा, या फिर आपको न्यूमेरिकल्स दे सकता है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ढेर सारा आता है, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में। तो आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स वगैरह बनाइएगा। इसमें देखिए एक और पार्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग का करंट। एप्लीकेशन के रूप में आपको पता ही है कि हीटिंग इफेक्ट का ढेर सारे एप्लीकेशंस होता है। जैसे कि घर में जितना भी हीटिंग एप्लियंसेस होता है, ठीक है, घर में जितना भी हीटिंग एप्लियंसेस होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, इलेक्ट्रिक केटल हो गया, टोस्टर हो गया, ओवन हो गया, रूम हीटर हो गया, वाटर हीटर हो गया,
सब ये सब क्या करता है, इसी प्रिंसिपल को यूज करता है। उसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, वो क्या करता है उस इलेक्ट्रिक करंट को कन्वर्ट कर देता है किसमें, हीट में। ठीक है, उसी तरह इलेक्ट्रिक बल्ब्स में भी होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब्स भी क्या करता है, फिर इलेक्ट्रिक लैंप ये भी क्या करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को ही मतलब इसी प्रिंसिपल को यूज करता है। जो टंगस्टन होता है ना, उसका फिलामेंट होता है, वो हीट होता है, हीट होने से क्या करता है, वो ग्लो करता है, वो ग्लो करता है तो हमको लाइट मिलता है। ठीक है, उसी तरह होता है कि जो, हाँ एक और होता है घर का जो फ्यूज होता है ना, घर में जब बोलते हैं ना कि फ्यूज उड़ गया, तो वो फ्यूज भी क्या करता है, इसी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को ही मतलब क्या करता है, यूटिलाइज करता है। ठीक है, अब क्या करता है, जैसे कि आप जितना उसमें रेटिंग होता है ना, जैसे कि घर में जो नॉर्मल करंट पास हो रहा है तो उससे उस फ्यूज को कोई दिक्कत नहीं होता है। फ्यूज उड़ता कब है, जब करंट मेरा ज़्यादा होता है। ठीक है, वोल्टेज जब बहुत बढ़ जाता है ना, तभी मेरा घर का फ्यूज उड़ता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जब वोल्टेज मेरा बहुत बढ़ जाता है तो हाई अमाउंट ऑफ करंट पास होता है। तो हाई अमाउंट ऑफ करंट पास होता है तो वो जो फ्यूज में जो फिलामेंट लगा हुआ रहता है ना, वो फिलामेंट ऐसे मटेरियल का हम लगाते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, जब हाई अमाउंट ऑफ करंट पास होता है ना, तो हाई अमाउंट ऑफ करंट की वजह से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, और ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने की वजह से वो जो अंदर में फिलामेंट लगा हुआ रहता है ना, वो मेल्ट कर जाता है। मेल्ट कर जाने से वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो वो फिलामेंट जैसे ही ब्रेक होता है ना, वो सर्किट को क्या करता है, तोड़ देता है। सर्किट को तोड़ देने की वजह से जो आपका जो फ्लो था ना इलेक्ट्रिसिटी का, वो रुक जाता है। ठीक है, तो वैसे क्या करता है, आपको घर का जो अच्छा जो डिवाइसेस है ना, उसको क्या करता है, वो सेफ रखता है। ठीक है, जब वोल्टेज बहुत बढ़ जाने की वजह से अगर आप घर में फ्यूज नहीं लगा के रखिएगा, तो वही करंट क्या करेगा, डायरेक्ट आपके एप्लियंस को डैमेज कर सकता है। ठीक है, तो फ्यूज का काम यही होता है, जब ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट पास करेगा तो उसी करंट का क्या करेगा, ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट की वजह से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, वो हीट की वजह से वो फ्यूज क्या करता है, फ्यूज का जो फिलामेंट होता है ना, वो मेल्ट कर जाता है और सर्किट को ब्रेक कर देता है। तो सर्किट को ब्रेक कर देता है तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो को आप रोक देता है, तो डिवाइस तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंच नहीं पाता है, वो डिवाइस क्या हो जाता है, सेफ हो जाता है। ये सब कुछ कुछ एप्लीकेशन है आपका, क्या हीटिंग इफेक्ट करंट का ढेर सारे एप्लीकेशन है, करंट का हीटिंग इफेक्ट का ढेर सारे एप्लीकेशन है। तो बस इतना ही, और ज़्यादा हम बताएंगे नहीं, आप लोग भी घर में कुछ पढ़िए। ठीक है, बहुत ऐसे ही बहुत खींच गया है ये चैप्टर, बहुत ज़्यादा ही खींच गया है। न्यूमेरिकल्स इसमें ढेर सारा है, न्यूमेरिकल्स कराने बैठे तो और टाइम लग जाएगा। तो क्या कीजिए, अब आप लोग कीजिए घर में न्यूमेरिकल्स वगैरह बनाइए। ठीक है, न्यूमेरिकल्स वगैरह बनाइए। फिजिक्स का एक चैप्टर तो ख़त्म हुआ। अब देखते हैं, नहीं तो बता देंगे अगर ऐसा हुआ। मैथ्स से स्टार्ट करने के लिए सोच रहे थे, तो अगर मैथ्स से स्टार्ट करते हैं तो फिर कल बताएंगे, नहीं तो फिर अगर देखते हैं फिर बाद में अगर कभी स्टार्ट होता है तो आपको बताएंगे। ठीक है, बोलिएगा सबको, बोल के देखिए, अगर सबको बोलेंगे तभी हम मैथ्स कल स्टार्ट करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री हम सोचे तो स्टार्ट कर दें, तो अगर आप लोग बोलते हैं तो हम स्टार्ट करेंगे। सुमन तो बोल रहे थे कि उनको मैथ्स पढ़ना है, तो हम मैथ्स उनको पढ़ा देंगे, स्टार्ट कर देंगे। तो अगर आप लोग भी अगर बोलते हैं तो आप मैथ्स क्लास अब ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फिजिक्स खत्म हो गया, आप इसका न्यूमेरिकल्स बनाइए, असाइनमेंट्स वगैरह दिया हुआ था आप उसको बनाइए। ठीक है, एक चैप्टर खत्म हुआ, बहुत डिटेल में है। आप लोग को इतना डिटेल में अगर पढ़ने का मन है तो पढ़िएगा, लेक्चर्स को दोबारा देखिएगा। ठीक है, नहीं तो फिर क्वेश्चंस वगैरह बनाइए, जो डाउट होता है आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, यस सर। हाँ ठीक है, फिर ख़त्म करते हैं आज का क्लास यहीं पे। अगर मैथ्स होगा तो कल बता देंगे आप लोग को। ठीक है, यस सर। ठीक, थैंक यू ज्वाइन होने के लिए, बाय।